यूपी में 9 सीटों का उपचुनाव और इसमें 7 सीटें बीजेपी जीत जाती है और जिसमें यही सीट आती है, कटहरी की भी सीट आ जाती है, यूपी अंबेडकर नगर की कटहरी। यहाँ से विधायक थे लालजी वर्मा, लोकसभा का चुनाव हुआ, सांसद बने लालजी वर्मा, अब उनकी सीट खाली हुई थी। फिर यहाँ पर प्रत्याशी बने धर्मराज निषाद भाजपा से और समाजवादी पार्टी से उनकी लालजी वर्मा जी की पत्नी शोभावती वर्मा, और उनकी बुरी तरह से हार होती है। देखिए, हार उनकी होती है वो भी 34,000 साढ़े 34,000 वोटों से लगभग। और ऐसे ही देखें तो हम उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का उपचुनाव हुआ, उसमें से 7 सीटें, और इसमें कुछ सीटें कुंदरकी आप मान लीजिए, जहां मुस्लिम का लगभग 62% आबादी मानी जाती, वहां भी रामवीर सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी वो 1,44,000 वोटों से जीत जाते हैं। बहुत बड़ी जीत होती है। अगर हम पिछला 3-4 चुनाव देखें तो उसमें भाजपा नहीं जीती थी, वहाँ भी लगभग 31-32 सालों से पहले एक बार भाजपा जीती थी, जिसके बाद नहीं जीती। आप सोचिए कि जो कुंदरकी है, जो मुस्लिम का इतना बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है, विधानसभा है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी 3 बार से जीती थी, अब की बार वो हार गई उपचुनाव में। और यही जो इलाका है यहाँ का, आप देखेंगे कि यहाँ पर भाजपा जो प्रत्याशी रामवीर सिंह हैं वो जीत जाते हैं। कटहरी में देखिए बसपा का गढ़ हुआ था, समाजवादी का गढ़ हुआ। पहले बसपा यहाँ से लगातार जीतती थी, इसके बाद समाजवादी पार्टी से जीते ये लालजी वर्मा जी 2 बार खुद जीते। लेकिन दोनों बार अगर इनका जीत हार का आंकड़ा देखें तो एक बार 6,500, एक बार 7,500। और अब की बार जीत का जो आंकड़ा होता है भाजपा का, यानी कि 33 सालों के बाद 34,000 वोटों से, बड़ी बात है। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मराज निषाद जी पिछले 3 बार के विधायक हैं, अब तो 4 हो गया, लेकिन 3 बार में इन्होंने कितने वोटों से जीत हासिल की? तो एक बार तो मैंने देखा कि लगभग 240 वोटों से शायद इनकी जीत हुई थी, और इसके पहले 2-4 हज़ार वोटों से, या फिर हो सकता है 5-6 हज़ार वोटों से, इतने से हार जीत हुई इनकी तीनों विधानसभा चुनाव में कटहरी में। लेकिन इसके बाद ये जीतते हैं साढ़े 34,000 वोटों से। भैया मामूली बात तो है नहीं, अंबेडकर नगर की कटहरी। अब इसमें क्या गेम हुआ है, किसने गेम खेला है और कैसे जीता है, ये अलग की बात है। अगर हम लोगों की बात करें, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता, उनसे बात करें तो उनका कहना सीधा प्रशासन ने जितवाया है। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भले ही भाजपा जीत गई, पर जो चुनाव आयोग के ऊपर और जो नेता प्रशासन के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उसमें से कितने आरोप सच भी साबित हैं। कहाँ कहाँ मुस्लिम वोटर को रोका गया, कहाँ कहाँ बैरिकेटिंग लगाई गई, और कहाँ कहाँ मुस्लिम को वापस किया गया। कुछ लोग तो 4-5 बार गए, इसके बाद भी वोटिंग नहीं डालने पाया। और देखिए, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा काम तो हो गया कि भाजपा 133 या 32 सीटों के साथ वापसी करती है, बड़ी जीत है। और भाजपा के साथ महायुति में जितने भी गठबंधन के दल थे या जो पार्टियां थी, सबकी स्ट्राइक रेट एकदम बम्पर 75% रहती है। पर आप सोचिए कि वहाँ जो गांव में आज कुछ लोग, गांव के जो महाराष्ट्र के जो गांव हैं, ग्रामीण एरिया है, वहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक वीडियो सामने आया जिसमें कह रहे हैं कि हमने वोट किसको दिया और ये कैसे किसको मिल गया। तो गांव वालों का कहना है कि हमारा वोट तो हमने तो डाला, किसको वोट डाला और कैसे यहाँ से ये जीत गए। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि भैया हमारे घर में 5 वोट हैं, वो हमारे वोट ही नहीं मिले हमें। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर और ईवीएम के ऊपर ये बड़ा सवाल है। पर इतना बड़ा सवाल और कितना साफ है ये मैटर, इसको मैं बताऊंगा तो सबसे पहले मैं जेल में होऊंगा और मेरा चैनल डिलीट करवा दिया जाएगा। क्योंकि भैया आजकल जिसने आवाज़ उठाई है उनकी आवाज़ दब जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए, हरिहर मंदिर संभल की घटना, इतनी बड़ी बड़ी घटना क्यों होती जाती रही। राम मंदिर का मुद्दा, क्योंकि 27 में चुनाव है, इससे किसको फ़ायदा होगा, हिंदू मुस्लिम लड़ाई होगी, तो ये भी साफ सोचने वाली बात है। पर देखिए, आप जब भाजपा इतनी बड़ी जीत करती उत्तर प्रदेश में, तो और जहां झारखंड का चुनाव होता है, महाराष्ट्र के साथ झारखंड का चुनाव होता है, वहां पर इतना पीछे कैसे हो जाती भाजपा? क्या वहां पर उनका ये जो मोदी जी की बात है, मोदी हैं मुमकिन है, वहाँ तो योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी और ना जाने कितने केंद्र मंत्री, उप मंत्री, यहाँ तक कि दूसरे यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पर कई महीने तक लगातार प्रचार प्रसार में जुटे रहे, फिर भी झारखंड में वो बात नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि आपकी माटी, आपकी बेटी उठा ले जाएंगे,
घुसपैठिया घूटेगा। अरे भैया घुसपैठिया मतलब देखिए गजब का सरकार का सबसे अजीब सवाल ये है कि घुसपैठिया आते किसके ज़रिए हैं? ये सरकार की ज़िम्मेदारी क्या है? सुरक्षा किसके हाथों में है? सुरक्षा ज़ाहिर की बात है सरकार के हाथों में होती है और सरकार किसकी केंद्र में चल रही है? भाजपा की। तो अब ये कहीं न कहीं अपने खुद के ऊपर ही सवाल उठाना होता है कि जब कोई कहे कि आतंकवादी घुसपैठिया घुट रहा है, सबसे पहला काम तो वहाँ के जो रक्षक हैं, जवान सैनिक जो रक्षा मंत्री जी हैं, उनका सवाल होता है। कैसे घुस जा रहे हैं घुसपैठिया? चलिए लेकिन ये सब बातें रोटी, कपड़ा, बेटी सब उठा ले जाएँगे, कब्ज़ा कर लेंगे, ये सब नहीं चला झारखंड में। और वहाँ की जनता ने एक बार फिर वहाँ की सरकार जो मौके पे है, इंडिया गठबंधन यानी कि जेएमएम और कांग्रेस की, ये फिर से लौट कर आई और बड़े आंकड़े के साथ। जैसे महाराष्ट्र में हुआ वैसे ही झारखंड में और उन्हीं लोगों की सरकार बनी। अब सोचने की बात ये है कि उपचुनाव की बात हम कर रहे थे, तो उपचुनाव 7-9 सीटों पर होती, 7 पे भाजपा जीत जाती, तो आप भाजपा को किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, इसकी क्षमता जो 24 में घटी थी, लोकसभा में घटा था, लोगों का कहना था कि नहीं भाजपा अब डाउन हो रही है, ये 7 सीटें जीत कर भाजपा अप हो रही है। मेरे हिसाब से तो नहीं हो रही। मेरे हिसाब से अखिलेश यादव का अच्छा प्रदर्शन था। समाजवादी का उत्तर प्रदेश के 9 सीटों उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन है। वजह, अब हम वजह की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 9 सीटों का चुनाव है, 7 सीटें जीतते हैं भाजपा और 2 सीटें जीतती है समाजवादी पार्टी। लेकिन अब उपचुनाव सिर्फ यही थोड़ी था, उपचुनाव तो पंजाब में था, कर्नाटका में था, बंगाल में था। अब देखिए बंगाल में 6 सीटों का उपचुनाव होता है, तो क्या मोदी जी और योगी जी वहाँ की सीटें नहीं जिता सकते? भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाजपा बड़ी पार्टी है, भाजपा के अंदर बड़ा हिंदुत्व है, हिंदू को बचाने का खतरा है, मतलब बात है तो बता हिंदू खतरे में है, ये सारी बातें तो वहाँ भी चलाई गई होंगी। पर देखिए वहाँ पर क्या हुआ, बंगाल में 6 सीटों का उपचुनाव था, इसमें 6 के 6 सीटें टीएमसी जीत जाती, भाजपा 0-0-0, सोचिए 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और वहाँ पर टीएमसी जीत जाती है। तो अगर हम उस नज़रिए से यूपी देखें तो अच्छा नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें छीन ली 9 में से, और वहाँ 6 सीटें थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो भाजपा का तो सबसे खराब स्थिति बंगाल में हुआ। अब हम चलते थोड़ा पंजाब में। पंजाब में 4 सीटों का उपचुनाव था, 4 सीटों में 3 सीटें आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की पार्टी जीत जाती है, 1 सीटें कांग्रेस जीत जाती है, भाजपा का 0-0-0 हो जाता है। वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें तो झुनझुन वगैरह जो सीटें हैं कांग्रेस की सीटें थी, उस पर भाजपा जीत जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? भाजपा की। तो आप कैसे नहीं मानेंगे कि जिसका सरकार है उसी की उपचुनाव होती है। अब चाहे प्रशासन के द्वारा हो, ईवीएम के द्वारा हो, या फिर जनता के अंदर ये बात होती है कि सरकार इनकी, विधायक भी इनका होना तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, विकास हमारे लिए बढ़ेगा, ये अलग की बात है। पर आप देखिए कि सीधे से सवाल की बात ये है कि अगर मान चलिए किसी गांव में 40 वोट मिला, हमको 40 वोट हैं, लेकिन अब कोई पार्टी कह दे नहीं हमको 45 वोट मिला यहाँ से, कैसे मिल गया भैया? ये सारी बातें कई जगह से खबर में आ रही है कि एक गांव में एक बूथ केंद्र पर 317 वोट थे, पर वहाँ से भाजपा 322 वोट पा जाती है, 344 वोट पा जाती है। कैसे पा जाती है भैया? 317 वोट थे वहाँ। इस पे कोई सवाल, इस पे कोई बात चल ही नहीं रही है। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि उपचुनाव की, तब देखिए पंजाब में बताया कि 4 सीटों में 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है, 1 कांग्रेस, बीजेपी 0। अब हम कर्नाटका में चलते हैं। कर्नाटका में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। वहाँ पर 3 सीटों का उपचुनाव था, कितनी सीटें भाजपा जीती? 0। क्यों? आप वहाँ नहीं मानेंगे कि भाजपा इतनी कमज़ोर हो जाएगी? तो सबसे पहले मान लेना चाहिए कि जिसकी सरकार, चाहे वो प्रशासन के द्वारा हो, ईवीएम के द्वारा हो, किसी के द्वारा हो, वो उसी का होता है। और देखिए महाराष्ट्र में जो इतनी बड़ी जीत बीजेपी को हुई है, तो सबसे पहले जो लाडली बहना का योजना चलाया गया और ये महीने महीने अकाउंट में महिलाओं के खाते में पैसे गए और 2-3 महीनों के पैसे एडवांस के तौर पे डाले गए, तो इसका नतीजा कुछ हमें मिला। लेकिन ईवीएम पे सवाल आज भी है, हमेशा रहेगा। और ये देखिए जो विपक्ष के लोग, चाहे राहुल गांधी, चाहे अखिलेश यादव, जितने विपक्ष के लोग हैं, सभी लोग इस टाइम पर एक होके इनको आवाज़ उठानी चाहिए ईवीएम के ऊपर। भाई आप कभी आप ईवीएम के बारे में आवाज़ उठाएंगे, फिर इसके बाद भड़क जाएंगे। और बीजेपी वाले तो इनका काम ही कभी ये धर्म की बात करेंगे, फिर हिंदुत्व की काम का बात करेंगे, अब तो ये संविधान की भी बात करते हैं।
हालांकि संविधान के जो है जरिए ही कहीं ना कहीं गड़बड़ की। अब देखिए चुनाव 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए थे, कब कहाँ उपचुनाव कैसे हुआ ये भी आप जानते हैं, डेटिंग कैसे टाली जाती है ये भी आप जानते हैं। खैर इस बातों पे हमारी ज़्यादा टिप्पणी नहीं। तो मेरे सीधे कहने का मतलब है कि भाजपा ने बहुत कमाल नहीं किया, धर्मराज निषाद जी ने भी बहुत कमाल नहीं किया, क्योंकि अगर धर्मराज जी ने 3 बार जीते हैं वो पिछले 3 बार, और उनका जीतने का जो हार जीत का आंकड़ा होता है वो 2270 या 4000 5000 का होता है, वो 34.5 पे जीत जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चमत्कार है, और चमत्कार किसके द्वारा किया गया है ये अलग की बात है, इस पर मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए कहना खतरे की घंटी से कम नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यही है कि भैया अखिलेश यादव का अच्छा प्रदर्शन मेरे हिसाब से माना जाता है, सरकार के हिसाब से। जिस हिसाब से वोटिंग हुई, प्रशासन जिस हिसाब से यहाँ पर काम करने में कामयाब रहा, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का अच्छा प्रदर्शन है। धन्यवाद।